हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको मिडिल ईस्ट, जिसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, उसकी तमाम खबरें, इजराइल फिलिस्तीन जंग और उस पूरे इलाके में जो कुछ हो रहा है, वो खबरों की शक्ल में लाइव अपडेट हर दिन 4 बजे आप तक पहुंचा रहा है। उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से भी हम मुलाकात करते हैं और आप तक वो पहुंचा देते हैं, ताकि आपको वो पूरी सूरत हाल बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए कि क्या कुछ हो रहा है, जानकार लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और जो गोदी मीडिया किस तरह से जिसे कहते हैं ढोल बजाता रहता है, वो बिल्कुल अलग रास्ता होता है। खबरें कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। सोशल मीडिया पर आपको निस्बतन ज्यादा बेहतर और सही खबरें, मीडिया स्टार वर्ल्ड तो मुसलसल जो खबरें अपडेट करता है उसकी सोर्स भी बताता है। आप उसी मिनट गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं हकीकत क्या है। आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं। कई इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो यह कि अमेरिका ईरान बातचीत 3 दौर बहुत अच्छे ठीक ठाक गुजर गए, दोनों तरफ से बहुत ही इत्मीनान का इजहार किया गया, लेकिन चौथे दौर को क्यों पोस्टपोन कर दिया गया? क्या इसमें कहीं रुकावटें हैं? क्या ईरान ने जो इजराइल की साजिश और कोशिश का इशारा दिया था, क्या वो वजह है? और क्या मुमकिन है, क्या कुछ होने की उम्मीद है ईरान अमेरिका बातचीत में? उसके अलावा इजराइल के अंदर जो सूरत हाल है, वो मुसलसल फौजियों के जंग पे ना जाने के खत आ रहे हैं सामने, इस्तीफे आ रहे हैं। खुद नेतन्याहू की सरकार में शामिल लोग और उनके मुखालिफ वो भी बार बार कह रहे हैं कि जंगबंदी कर लो, लेकिन अभी ताजा एक फैसला आया है कि एक जमीनी ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा गाजा में। आखिर वहां क्या कुछ होने वाला है? उधर सीरिया में अहमद अल शरा, जो अपने तमाम एक्शन से ये जाहिर कर चुके हैं कि वो इसराइल, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब उनके लिए एक फैसिलिटेटर के तौर पर हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल क्यों बार बार हमले कर रहा है? कल जो हमला हुआ वो तो प्रेसिडेंट पैलेस के बिल्कुल नजदीक भी हमला हुआ है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईरान अमेरिका बातचीत के सिलसिले में, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा, अगर ये नाकाम होती है तो उस फायदे से वंचित और महरूम रह जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, जब अमेरिका ने ये बातचीत शुरू की, इसका मतलब ही ये है कि वो किसी न किसी तरीके से इसमें कोई वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने के लिए कि यही मौका है कि ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाए। और इस बारे में कई बार उसने बात भी की, जोर भी उन पर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यही सही समझा कि इस मसले को हमें किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहे, और इसी वजह से नेतान्याहू बददिल होकर वापस आया वाशिंगटन से, जब उनको बताया गया कि स्ट्राइक जो इज नॉट द ऑप्शन ऑन द टेबल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट दिस मोमेंट। और उसके फौरन बाद उन्होंने नेगोशिएशंस का जो दरवाजा है खोल दिया है, और 3 राउंड हो गए। लेटेस्ट यही लग रहा है कि चौथा राउंड जो है रोम में हो जाएगा। इसमें जो है दूसरी बात यह है, ये दोनों मुल्क, न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए ये अच्छी बात है, बल्कि वर्ल्ड पीस के लिए बहुत अहम है कि न्यूक्लियर हथियारों को का इस्तेमाल ना होना चाहिए, न कि अगर उन पर टारगेट भी नहीं किया करना चाहे, क्योंकि इसकी रिटेलिएशन है उससे तबाही हो जाएगी। इसी वजह से ये लग रहा है कि जैसे उन्होंने दोनों साइड्स ने कहा, बातचीत स्मूथली जा रही है और लिटिल बिट प्रोग्रेस भी कर रही है। अब इसमें 2 इश्यूज है। एक इशू जो है कि ईरान से वो कमिटमेंट लेना चाहते हैं कि वो इसको न्यूक्लियर पावर के तौर पर वो ना बढ़े उस तरफ।
इसको ओनली फॉर पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ ईरान की ये जो बड़ी जो डिमांड है और लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि हमने एक एग्रीमेंट किया भी था और उसका पालन भी किया था, डिस्पाइट दैट आप लोग उस एग्रीमेंट से निकले और जिसकी वजह से लेटेस्ट क्राइसिस शुरू हो गई, उस पर पाबंदियां लगाई गई। और ये जो है पाबंदियां और पीसफुल पर्पसेस के लिए ये दो प्रपोजल्स है इनके सामने। क्योंकि ईरान ने एक चीज और कहा कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स है, we will allow them to visit their nuclear installations if there is an agreement। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया है, अगर आपने देखा पिछले 1-2 हफ्ते पहले ईरान ने दिखाया वो उनका जो मिसाइल और जो दूसरा सिस्टम है अंडरग्राउंड तरीके से कहाँ पर है, डेस्टिनेशन या लोकेशन उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर हम पर कोई हमला किया गया तो रिटेलिएशन वो जरूर करेगा। ये नेतान्याहू का ये मकसद है, वो अमेरिका को किसी न किसी तरीके से इस वार में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे पता है जो कुछ भी उसे हासिल करना है इट इज ओनली थ्रू अमेरिका। खुद तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ये तो एविडेंट है, ये सबों को पता चला कि उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, और वो दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त उसने स्मार्टली ये कोशिश की, लेकिन इसको जो है शॉट डाउन किया गया, उसके प्रपोजल में एक तो किस्म का रिबफ किया गया उसको, ने कहा उसको सुना, उसको नथिंग लाइक दैट। हालांकि ट्रंप ने कई बार कहा कि वो न्यूक्लियर सिस्टम को, ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को वो खत्म करना चाहते। अब इसमें जो नया है वो जो है, जो 2014 या 15 में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन, उसका जो बेसिस है, जो उसका मतन है, बेस है उसका, सेपरेट ऑफ दैट, उसी को बेसिस बनाकर बातचीत को आगे लेने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो उसमें थोड़ा बहुत रद्द बदल, लेकिन इसको बेसिस बनाया जा रहा है। इवन अमेरिका जिसने उस वक्त उस प्लान को रिजेक्ट किया है, अब अमेरिका दूसरी चीज भी कर रहा है कि जो इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनके साथ भी मशवरा कर रहा है, क्योंकि उनको भी वो हर चीज में जो है वो ये नहीं रिटेलिएशन करेगा, अटैक करेगा, एग्रेशन करेगा, हर चीज में उसके लिए भी पॉसिबल। अभी देखिए जो डॉलर आज से 15-20 दिन पहले 86-87 तक ब्रीच कर गया, आज वो 85 पर 84 पर पहुंच गया। वहां भी इकोनॉमी श्रिंक हुई है पिछले 3 महीने में, जो ट्रंप के रहे हैं इसकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। यो उसने खुद एक्नॉलेज किया है कि चूंकि, और जो उसने बिगिनिंग में जो उसने किया था टैरिफ हिस्टेरिया हर एक दुनिया में चलाया, अब उसका जो है दबाव कम हो गया है। अब कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं जिनके खिलाफ सख्त लगाया था, जैसे चाइना में, उनके साथ कहता है मैं बातचीत भी कर रहा हूँ, उस पर ईज भी कर रहा हूँ उनके खिलाफ टैरिफ, क्योंकि हर एक चीज में करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये जो है, अब की बात आप देखिए सिनेरियो क्या चेंज हुआ। अगर आपने देखा है जो पहला न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, सारे अरब कंट्रीज खासकर गल्फ कंट्रीज ने उसकी अपोजिशन की। अब देखिए ये शिफ्ट है, अपोजिशन, उन्होंने कहा आपने ईरान को एक लिवरेज दिया, उसको बनाया हमारे लिए। अब की बार यही अरब कंट्रीज कहते हैं इनके साथ एग्रीमेंट करो। देखिए ना ग्रेजुअल शिफ्ट कहाँ होती है, पॉलिटिक्स में होती, और यही कंट्रीज उनके जो टॉप लीडर्स है ये ईरान भी विजिट करते हैं। ईरानियन लीडर्स जो है मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर, वो दूसरे अरब कंट्रीज भी जाते हैं और उनके साथ वो कहते हैं ताल्लुकात बढ़ाने की बात हो रही है। ये इजराइल के लिए एक लॉस है। यानी इसे सादा जबान में अगर कहा जाए तो
ईरान की एक्सेप्टेबिलिटी अमेरिका और तमाम अरब मुल्कों में बढ़ी है। ये बहुत बड़ी तब्दीली, और उधर चीन और रूस के साथ उसके अलायंस बहुत ही मजबूत हो रहा है। तो क्या ये जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के स्पिरिट में जो फिलिस्तीन को मदद करना, इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ लोगों को मदद करना, ग्रुप्स को मदद करना, सरकारों को मदद करना, क्या उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो? नहीं, एग्रीमेंट वो तो डिफरेंट इशू है, उसको आप इससे डीलिंग कीजिए। वो एक मसला है, पलस्टाइन का मसला। इट इज टोटली, इसमें भी देखिए एक तरफ इसके एक जो हॉरिफिक पिक्चर नजर है जिसमें आए दिन उनको यानी हमले किया, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने ये कहा है कि वो बातचीत कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो पलस्टाइन, इंडिपेंडेंट पलस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले ही जो पलस्टाइन अथॉरिटी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्रिटिश सेक्रेटरी से मिला है। वो दिखा रहा है पॉलिटिकल लेवल पर जो है उस पर जो है नेगेट हो रहा है इजराइल का ये पॉलिसी। हालांकि ये हकीकत है जो इस वक्त वो कंटिन्यूसली गाजा पर जो हमले कर रहे हैं इसमें उसको टैसिट सपोर्ट है अमेरिका का। उन्होंने ओपनली कहा कि हम उसको करना चाहते, ये इसका बेसिकली इन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका की भी ख्वाहिश है कि हमास को डिसआर्म किया जाए, और होते नहीं है अब तक। ये जो है इस सिलसिले में वो कहीं ना कहीं लोगों को पर अटैक करके उन पर प्रेशर डालना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक तरफ सऊदी डिफेंस मिनिस्टर भी आया, या दूसरे जो आया पहली बार ये, और बातचीत रहे, और उन्होंने कहा हम यानी कि ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की कोशिश। एक जमाना वो था जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ही नहीं थे। उस वक्त सेम वाज विद यूएई, सेम वाज एक्सेप्ट कतर जी में, और ओमान ने अपने ताल्लुकात कायम रखे थे क्योंकि ओमान ने हमेशा मॉडरेट पॉलिसी अख्तियार की। इसी वजह से ईरान ने भी इस कंट्री को न्यूट्रल वेन्यू के हिसाब से एक्सेप्ट किया। ये चीजें, ये एक बहुत चेंज है, शिफ्ट है, ये तो है। और इस रियलिटी को ये हम ही नहीं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी रियलाइज कर रहे हैं। अब वो सिनेरियो नहीं रहा जो 10 साल पहले था। अच्छा, कुछ लोगों, शेख साहब, कुछ लोगों का ये अंदाज है, ये असेसमेंट है कि ट्रंप चूंकि बिजनेसमैन है, कारोबार वाले आदमी हैं, वो उनको ईरान के प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जिसमें कहा था कि अमेरिका को चाहिए कि ईरान में इन्वेस्टमेंट करे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ट्रंप को वो लालच आ रहा है कि इतना बड़ा कारोबार का एक पूरा मुल्क खुलेगा तो वो कारोबार काफी बड़ा फैला सकते हैं। कुछ लोगों ने तो इस हद तक कहा कि ये लालच के लिए एक तरह से ट्रंप के सामने हड्डी डाल दी है ईरान ने। आपको क्या उस तरह से भी सोचते हैं? देखिए, अगर आपने देखा 2 दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट किया है रिगार्डिंग दियर मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को, इनको शेयर देने के लिए। हालांकि उसमें ये भी बड़ी बात आई है कि 30% जो मिनरल्स है वो इस वक्त रशिया के ऑक्यूपेशन वाले जो एरियाज है उनमें है। लेकिन उसने ये एग्रीमेंट किया, ये पहले से कह रहा था यूक्रेन को, आप मेरे साथ ये मिनरल एग्रीमेंट करोगे, मैं आपको आर्म्स एम्यूनिशन भी दूंगा और ये भी करूंगा। अब थोड़ी बहुत शिफ्ट आई है ट्रंप की पॉलिसी में, वो कहता है शायद रशिया नहीं मानेगा, इसलिए मैं उनको ये दिखाता है। ये एक इसका बिजनेस पहलू भी है। ये कहीं भी, यहाँ भी उसको लगेगा वहां पर पोटेंशियल है उसका। मसलन अभी आप देखिए कि यानी क्या ऐसे समझा जा सकता है कि गाजा में जो बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल उन्हें नजर आ रहा था, रिवेरा बनाने की बात कर रहे थे, जब सब तरफ से मुखालफत हुई तो वो ईरान की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, वो जो कुछ भी है फैसले जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं। ईरान से भी कहा हुआ है कि 2 महीने के अंदर हम एग्रीमेंट चाहते हैं। क्या वो बहुत जल्दबाजी में है?
नहीं, जल्दबाजी तो वो अपने हिसाब से कहता है, लेकिन दूसरा जल्दबाजी में तो नहीं है ना, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको भी जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा उसके लिए भी प्रॉब्लम है ना। अभी आप देखिए कि इवन अमेरिका अब तालिबान के साथ भी इस मिनरल्स के इशू पर उन्होंने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन किए। वो वहां भी इनका ये दूसरा है, एक सिस्टम है, वो नहीं रहा है वो जो उनके खिलाफ इंटेंसिटी थी, वो जो सैंक्शंस थे उसको भी वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा ही कोई एग्रीमेंट हो जहां वो जो उनके लॉसेस हुए पास में उनको कहीं ना कहीं। अब देखिए गाजा की बात, गाजा तो एक ट्रबल्ड एरिया है, गाजा में लोग हैं, 25 लाख 22 लाख लोग हैं, उनको आप जो इसके लिए प्रपोजल है वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। यहाँ आप गवर्नमेंट्स के साथ कर रहे हैं जो आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, दीज आर द एरियाज जहां पर मिनरल पोटेंशियल है, वहां तो आप सारा को तो नहीं, वो एक तो तहस नहस हो गया, इसमें 60-70 बिलियन डॉलर सिर्फ उसको जो मलबा उठाने में और उसको क्लियर करने, किसके पास इतना है, उसको 1.5 साल लगेगा जो यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है इसको क्लियर करने में। फिर इसलिए वो उसने छोड़ ही दिया, उस मसले को छोड़ ही दिया। लेकिन ये है उसका जो है माइंड जो है, इज अ बिजनेसमैन, हर एक जगह वो बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। अभी जो है वो अभी कुछ दिन पहले ये आया कि पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अमेरिका गया, उसने वहां पर जो है ट्रंप की एक कंपनी के साथ शायद वो कुछ बिटकॉइन के बारे में कुछ एग्रीमेंट किया। वो कहते हैं ये भी एक किस्म के वो उनको जो लालच दे रहे हैं कि ईज अपना जो है करे पाकिस्तान टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये जो हो रहा है। और दूसरी बात आप देखिए, एक दिन पहले इसने, अभी 3 महीने भी नहीं हुए, एनएसए को निकाला, डिप्टी एनएसए को निकाला। हालांकि इनका ये रिकॉर्ड है 5 एनएसए पिछली रिजीम में चेंज हुए। ये जो है इसका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं, या कहीं जो है एक आदमी कुछ कह रहा है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर ज्यादा भरोसा होने लगा उससे कि वो एक लाइन, प्रैक्टिकल लाइन और थोड़ा बहुत एज कंपेयर टू अदर थोड़ा बहुत मॉडरेट लाइन अडॉप्ट कर रहा है, शायद उसको सूट कर रहा है। ये इस वक्त मैं नहीं कहूंगा 6 महीने के बाद भी सूट करेगा कि नहीं, क्योंकि इस वक्त उससे लगता है जो वो अप्रोच कर रहा है वो उसके लिए ठीक है, क्योंकि इंटरनल क्राइसिस भी बहुत बढ़ गए हैं उसको वहां भी आए दिन प्रोटेस्ट, जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इकोनॉमी श्रिंक होने लगी है, उसके असरात जो है वहां पर नजर आने लगे हैं। और लोग इतने नहीं है कि वो साल हर साल वेट करेंगे उनकी इकोनॉमी 3 साल के बाद इम्प्रूव हो जाएगी, वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। 1 महीने के लिए वो बर्दाश्त करेंगे, 2 महीने के लिए, लेकिन ये नहीं कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए वो बर्दाश्त करेंगे। इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। और लगता है कहीं ना कहीं जब 3 राउंड हो गए, चौथे की बात हो रही है कि शायद रोम में हो जाएगा, इसका एक मतलब है कि जो रोम में भी इस वजह से कर रहा है कि जो वेस्टर्न एलाइज इसमें है कहीं ना कहीं उनको लूप में रखा जाए। तो वो भी लूप में, आपने आपने लूप में रखने की बात की। इस मुलाकात से पहले यूरोपियन 3 जो बड़े मुल्क हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उनसे भी मुलाकात तय थी, लेकिन वो भी अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। अच्छा, आप चलना चाहते हैं इसराइल के अंदर के हालात। इसराइल में एक बड़ी बेचैनी ये नजर आ रही है। अभी पिछले दिनों आग भी लगी, वो बहुत बड़ी, बहुत बड़े लेवल पर थी, और कहीं कहीं ये भी शक जाहिर करने की कोशिश की गई कि शायद कुछ फिलिस्तीनियों ने तो आग नहीं लगा दी। फिर यार नेतन्याहू के बेटे ने कहा कि कुछ लेफ्टिस्ट हैं उसके जिम्मेदार। तो खैर वो सारी चीजें हैं। अब जो सियासी तौर पर असल मसला है वो ये कि मुल्क के बड़ी तादाद कहती है नेतन्याहू से जंगबंदी करो हमास के साथ, और वो जंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कहां तक जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, नेतन्याहू जब से ये जंग शुरू हुआ है वो चाहता है इसको कंटिन्यू रहे ताकि इसकी कुर्सी बचाए। ये लिंक्ड है। अब ये तो सबों को आया हो गया है कि जिस दिन ये जंग बंद हो जाए इसके खिलाफ एहतसाब शुरू हो जाएगा।
और खासकर इसके लड़के के बारे में भी वो कहते हैं वो क्रूडली कर रहा है, यानी कि एक्ट कर रहा है वो। और जो लोगों में रोष है, जैसे अब आर्मी वाले जो है वो भी, जो चीफ है वो जो आर्मी के, उसको जो रिटायर होना है, उसने जो इनके बारे में हर जगह इस पर है। लेकिन इसका एक जंगी जुनून सवार हुआ था और ये इस वजह से खुश था कि शायद ट्रंप के आने से उससे जो है उसको तकवीयत मिलेगी। और लगभग रहा है कि ये पहले हेड ऑफ स्टेट थे जो ट्रंप से मिले और उनको ये लग रहा था ये जो उनकी पॉलिसियां जो है वो बरकरार रखने में उसकी न सिर्फ मदद करेगा बल्कि इनको ज्यादा, जो उनके जो ओपोनेंट्स है इनको साइड लाइन करेगा। लेकिन दूसरी मुलाकात भी हुई। अब वो जो है वो अब उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। अब वो रशिया के बारे में, अब उनको टैरिफ के मसले ने बड़ा झटका दिया। अब इनर मसाइल जो है, डोमेस्टिक मसाइल, इतने एक तरफ हार्वर्ड, दूसरी तरफ लोगों के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मसाइल, मसला कनाडा में जिस हुकूमत के खिलाफ उसने एक ऐलानी जंग किया था वही हुकूमत वापस आ गई। ग्रीनलैंड में जब वो गया वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको वहां पर रिसीव करने कोई नहीं आया। ये चीजें छोटी छोटी कंट्रीज जो है अगर वो अपनी लिए असर्ट करने लगा, ये एक मैसेज आती, वो इतने नहीं, अल्टीमेटली ये भी किसी से मशवरा करता होगा कि क्या करना है। जो उसमें आप देखिए कि ये जो आज से जब ये आया, जिस तरीके से पहले ही दिन जिसने 130 140 के करीब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकाले, अब वो ये करेंगे, कैनाल खाएंगे, पनामा कैनाल, क्या हुआ 3 महीने, तो वो उसको 51st प्रोविंस बनाएंगे। ट्रूडो को कहा है गवर्नर ऑफ कनाडा। ये चीजें जो सारी चीजें हैं उसमें डाइल्यूट हो गया सारा, वो नहीं रहा। अच्छा, वैसे अब तकरीबन क्या इस तरह से माना जा सकता है कि अमेरिका में ट्रंप जो अपना जोश वलवला दिखा रहे थे वो भी कमजोर हुआ, इधर नेतन्याहू इतने तो कमजोर हो ही गए कि वो खुल करके ईरान अमेरिका बातचीत की मुखालिफत नहीं कर पा रहे। तो क्या ये दोनों ही अपने अपने मुल्क में जो उन्होंने प्रोजेक्ट खड़े किए थे वो खुद ही उसको खत्म करने में उन्हीं का रोल अहम होगा? क्या क्या लगता है? देखिए, इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, खासकर इस प्राइम मिनिस्टर की, उसके दिमाग में ABC इनको हटाओ, फलानी को हटाओ, इसको हटाओ, इसको, और खुद में ही हटाना चाहता है। उसके लिए उसको अमेरिका चाहिए, क्योंकि अमेरिकी मदद चाहिए, अमेरिकी फाइनेंशियल मदद चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, सैटेलाइट के जरिए चाहिए, आर्म। अब उसको ये लग रहा था, और जब वो आता है ना बिगनिंग में, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, इसको भी फना करेंगे, वो जब लग रहा है। और दूसरे ने पहली बार थोड़ा सुन लिया इसके बारे में, जब उसको अपने जो एडवाइजर्स होते हैं जो सिक्योरिटी, उसको कहते हैं इतना ये आसान नहीं है, तो रिटाइलेशन जो है वो डेंजरस है, तो वो पीछे थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं। इसमें इसको लग रहा है एक किस्म का, इसको रिबफ भी लगा उसकी वजह से, और इन्हें लगा कि वो क्यों करेंगे जो ट्रंप कहता है मैं किसी पर एक पैसा भी जाया नहीं कर। ये ट्रंप कहता है, इन्होंने 2 दिन पहले कहा जो इनको करना है इंडिया पाकिस्तान को, वो करने दो मुझे उसके साथ। तो ये भी स्टेटमेंट इसने कहा, सीरिया में जो कुछ भी हो, तबाही हो, मुझे क्या है। वो क्यों हर एक चीज में जब उससे पता चलता है इसका कॉस्ट कितना होगा, इट इन्वॉल्व्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये नहीं है आप हमला करोगे तो बस फिर दूसरा आदमी चुप ही रहेगा, उसकी भी रिटेलिएशन होगी। इसके लिए भी आपको मेंटली और आपको तैयार रहना पड़ेगा, वी हैव टू फेस दिस। तो वो क्यों सैकड़ों अरब डॉलर इस पर खर्च करेगा, किस लिए खर्च करेगा? यानी ट्रंप जो है वो अलग किस्म का प्रेसिडेंट है, वो अपना पैसा, अमेरिका का पैसा बाहर
जिसको वो फालतू समझता है, एक्स्ट्रा समझता है, वो उसमें नहीं जाता। लेकिन यमन में उसने भेजे हुआ है जंगी बेड़ा, और रिटेलिएशन यमन की तरफ से, हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां उस थिएटर पे क्या लगता है? अभी 2 दिन पहले खबर आई थी वो कि सिर्फ ट्रूमैन को वापस ले रहे हैं। वो वहां पर सिर्फ रॉकेट अटैक ही कर सकता है, लॉन्च ही करता है, मिसाइल अटैक कर रहा है, चूंकि इनके पास जो है एयर सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा है अमेरिका के पास, क्योंकि वो ये जो है ये जंगजू ग्रुप है बेसिकली, ये कोई रेगुलर आर्मी जैसी नहीं है जिससे आप लड़ोगे। आपने देखा जैसे तालिबान की तरह, तालिबान ने आपने 20 साल लड़ा तो जीता तो नहीं ना। यहाँ पर आपने अटैक किया, अच्छा वो क्या है, आपने वो उनका जो पोर्ट भी डिस्ट्रॉय किया, दूसरे दिन फिर उन्होंने अटैक किया। उनको ये जो है, इनको नुकसान तो होगा उनको, लेकिन साथ जो है रिटेलिएशन के लिए भी वो है, और ये इससे ही कन्फाइन रहेगा कि कहीं कभी 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद वो मिसाइल लॉन्च करेंगे, अटैक करेंगे, कुछ जगह नुकसान करेंगे, लेकिन वो भी फिर इजराइल पर भी लागते हैं, वो भी अमेरिकन जो नेवल ये शिप्स या कार्गो शिप्स गुजर रहे हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ जहाजों पर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये कंटिन्यूसली, और ये न्यूसेंस है अमेरिका की सबसे बड़ी, क्योंकि ये एक सिस्टम नहीं है, एक कंट्री की तरह ये नहीं करते हैं, ये किसी भी जगह करते हैं, और इसके लिए अनअवेयर्स लेते हैं। तो अचानक कहीं भी कार्रवाई करेंगे, और फिर बाद में जो है वो शायद कुछ रीजंस बता देते हैं। मिसाल के तौर पर वो इजराइल को चूंकि रोक रहा है रेड सी में, तो इसलिए हम उन्हें पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यमन के लोग खामोश नहीं बैठ रहे। हर जुमे को पूरे मुल्क में बहुत बड़े लेवल पर रैलियां होती हैं वहां, और दुनिया में तन्हा वो मुल्क है जहां इतनी कंसिस्टेंसी के साथ अवाम और वहां की सरकार फिलिस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ है। अच्छा, मैं आखिर में चलते चलते भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है उस पर भी मैं आपकी बात जानना चाहता हूं कि ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ आतंकी हमला, उसके बाद जो टेंशन की बातें हो रही हैं, आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ होगा? पहले मैं सीरिया के बारे में 2-4 चीजें। जी जी जी, हाँ बताइए। ये जो प्रेजेंट सिस्टम है सीरिया का, ये मुझे लगता है ये किसी भी वक्त कोलैप्स हो जाएगा। जो फ्रेजाइल सिस्टम है, और जो अभी अब इनका जो है हाल ही में जो द्रूज पर उन्होंने किया है, एक मेयर भी, द्रूज मेयर था एक जगह दमस्कस के बाहर जो एक एरिया है, वहां उसको मारा गया, और उसके लड़के को भी मारा गया। ये दिखा रहा है जिस तरीके से हमें ऊपर लग रहा है कि अब पीस आ गया, जैसे कुछ लोग इसको प्रेशर कर रहे थे, अब उसका जो है बशारुल असद का जो दौर है, वो जुल्म जबर का, वो खत्म हो गया है, अब इनका दौर आ जाएगा। ये सारा कुछ डकोसोला है, ये किसी भी वक्त कोलैप्स हो जाएगा। आप और जो अनरेस्ट है वो हर जगह है, हर लेवल पर है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इजराइल को हो रहा है। अब देखिए, द्रूज के नाम पर उन्होंने कल प्रेसिडेंशियल हाउस के नजदीक इनको रॉकेट हमले की, ये एक वार्निंग थी, और ओपनली उन्होंने कहा कि द्रूज के खिलाफ। अच्छा देखिए अब क्या है ट्रेजेडी इस मसले। द्रूज उन्होंने आर्म्स नहीं ले डाउन किए, जबकि अलवीज है उनको फोर्स किया गया कि वो सरेंडर करे आर्मी। लेकिन इस फ्रेजाइल सिस्टम में एक आदमी जिसके बारे में इवन वेस्टर्न यानी कंट्रीज में जो है, एक तरफ अमेरिका इसको किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ सर्टन कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो इसको ना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, या इसमें दूसरी तरफ इजराइल उसको मानने को तैयार ही नहीं है। यानी कि इसमें देखिए कंट्राडिक्शंस कहाँ है, और ये जो है ये सबसे ज्यादा वोलाटाइल कंट्री बन जाए है, और इससे भी ज्यादा बनेगी अगर किसी को ये उम्मीद है, ये यकीन है कि यहाँ पर
पूरी तरीके से अमन हो जाएगा और ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो लंबे अरसे तक रहेगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। यानी हालात और खराब होंगे। अच्छा, एक नजरिया ये है, देखिए हमने दाइश के उस जमाने में जो 2011, 12, 13, 14 उसमें हमने देखा कि इजराइल उनकी बाकायदा मदद करता था, और ये वही लोग हैं जो इदलिब में फिर इकट्ठे हुए, और ये वही लोग हैं जो अब नाम बदल करके दमिश्क में सरकार बना रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये सब इजराइल, तुर्की, अरब, ये सारे, अमेरिका, ये सब मिलकर के HTS के साथ हैं, और ये दिखावे के लिए इजराइल ये नैरेटिव बना रहा है कि उसे इस्लामिक फोर्स कहकर के उसी को मार भी रहा है? देखिए, इसमें भी ट्रेजेडी ये है, इसमें सबसे ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस जो है टर्की का रहा। अब उनको लगता है कि ये सेक्ट जो है इट इज मोर क्लोजर टू देम, यानी कि आइडेंटिफाई विद दैट सेक्ट, अरब कंट्रीज को वो अपना है। बेसिकली जैसे अगर आपने देखा, ट्रंप ने जब यहाँ पर टॉपल हो गई बशर अल असद की गवर्नमेंट, उसने टर्की को अप्रिशिएट किया है, उसका बड़ा स्मार्ट मूव था ये। उसने यही कहा, ये जो अरब कंट्रीज है इनके पास पैसों के अलावा अनलाइक टर्की की प्रेजेंस है, उनके पास सिर्फ पैसा है, वो कहते हैं चलो हमारे जिसका है बरादरी का है इसको ये करेंगे। अब उसके जो है इसीलिए उसका जो सिस्टम है उसमें अमेरिका का डेफिनेटली हाथ होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बशर अल असद रहेगा। इजराइल भी नहीं चाहता था, लेकिन इजराइल ये भी नहीं चाहता है कि ये आदमी रहे, क्योंकि उनको अपना क्लैश है, अपने उनके साथ इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं डिस्टेबलाइज ही रहे सीरिया हमेशा, उसी में उसकी चांदी है, उसी में वो इधर उधर करके अपने फौजी जो है अपना जो है इंटरेस्ट वहां पर बढ़ा रहे हैं। एक तरफ द्रूज के साथ हमदर्दी करके, दूसरे तरफ दूसरों के साथ हमदर्दी करके वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और इसी का ये मिशन होगा, जितनी देर यहाँ पर ट्रबल रहेगा वो इसके इंटरेस्ट में है। अब तो उसकी बात ही नहीं होती है को गोलान हाइट्स कौन देगा तो क्या करेगा, उसकी बात है। अब वो इलाका है जो उन्होंने पिछले 3 महीनों के दौरान वो कब्जा किया, उसकी भी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए ये जो अब रहा है जो इंडिया पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा ट्रेजिक मसला हुआ वहां पर। लेकिन मुझे लगता है जो इंटेंसिटी लग रही थी कॉन्फ्रंट्रेशन की, शायद मुझे लगता है वो कम हो गई है, क्योंकि बोथ आर रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज। वो नहीं, सारे ये नहीं चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, और हर तरफ जो है वो चाहते हैं कि इसको जो एस्केलेशन जो हुई है, टेंशन हुआ है, उसको कम हो जाएगा। लेकिन ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो कहा है कि वो डेफिनेटली इसकी रिटेलिएशन करेगी, वो शायद इसके बारे में सोच रहे होंगे किस तरीके से वो करेगी, क्या उसका होगा, वहां पर रिस्पांस क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं इस वक्त कह सकेंगे, क्योंकि अभी भी इसके जो घाव जो है, यहाँ इतने लोग मर गए और वो भी जवान थे, बहुत दुख की बात है। लेकिन इसमें जैसे हुकूमत ने खुद मान लिया, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम यानी कि उनके जो परपेट्रेटर्स है, अगर वो विद इन आवर कंट्री काम करे हैं, दे शुड बी क्रैक, इनके खिलाफ पूरा क्रैक डाउन होना चाहिए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है, बाकी हम यही कह सकते हैं कि ये किसी बड़ी जंग की सूरत इख्तियार न करे, यही इस खिते की भलाई के लिए अच्छा रहे। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने इजराइल के अंदर के हालात, ईरान अमेरिका बातचीत और भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की सूरत हाल है, उम्मीद जताई कि जंग ना हो। इस पूरे इलाके के लिए बेहतरी इसी में है कि अमन रहे, और जिन लोगों ने भी ये आतंकवादी हमला किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहरहाल सभी की ये उम्मीद है
के हालात ठीक रहें और बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मजरूर साहब। इसी मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।